मैं ललूश भी ब्रिटानिया तुम सबको हुक्म देता हूं कि अब तुम सब खुद को गोली मार लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रोम और मैं हूं साइंस का दीवाना। तुम एक सड़क छाप हो और वो एक राजकुमारी है, पर मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि वो तुम्हारी बाहों में आने के लिए तरस जाएगी। जो मेरे रास्ते की अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है और अभी सब लोग मुझ पर यकीन करते हैं और जल्द ही मैं पुलिस से भी रिहा हो जाऊंगा। हाँ तो एल, अब बता आखिर में जीत मेरी ही हुई। गुड मॉर्निंग अदनान, वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अरे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई एम श्योर आज जो आपके साथ बातचीत रहेगी अदनान, वो ऐसी है जो बड़ों को तो अच्छी लगेगी ही लगेगी, लेकिन बच्चों को भी बहुत अच्छी लगने वाली है। और बड़ों की तो क्या ही बात है, जब हम एनिमे की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कार्टून कैरेक्टर से बच्चे देखेंगे, लेकिन एनिमे एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है ना। तो जब कोई कैरेक्टर आपको मिलता है, ललूच का कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल जब आपको मिला, तो आप अप्रोच कैसे करते हैं कैरेक्टर को? मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई कैरेक्टर हमें दिया जाता है उससे पहले ऑडिशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं वो ऑडिशन देते हैं उस कैरेक्टर के लिए, और हमारे साथ डबिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं। अच्छा। तो हमारे पास एक पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, पूरी लिखी हुई कि ये इस एज का कैरेक्टर है, ऐसी आवाज़ी है, रेबल है, किंग है, या ऐसा है, और उसके बाद फिर हम अप्रोच करते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट जैसे मैंने पढ़ा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद मैं उसको अप्रोच करूंगा, मैं टेक करता हूँ लाइन, और उसके बाद फिर अगर डायरेक्टर को लगता है कि नहीं यार अदनान, इसमें ना वो एक दम चाहिए, आवाज में थोड़ी बोल्डनेस चाहिए, ऐसे भारी आवाज चाहिए, थोड़ी पतली सॉफ्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से होता है। और उसके बाद फिर जो चैनल है, जो ऑडिशन जब देखते हैं वो अप्रूव करते हैं, और उसके बाद फिर वो कैरेक्टर मिलता है। और फिर अदनान, काफी कम एज में आपने स्टार्ट किया, तो वो वॉइस वेरिएशन भी काफी आए होंगे ना आपके अंदर, तो वो कैसे आपने उस चैलेंज को कैसे फुलफिल किया फिर? मोस्टली क्या होता है कि जो कास्टिंग है वो एज के बेस पे ही होती है। कि समझ लीजिए अगर मैं 14 साल की उम्र में अगर इंडस्ट्री में आता तो मुझे 14 इयर्स की ही कैरेक्टर्स दिए जाते, जो कैरेक्टर्स मेरी नेचुरल वॉइस पे सूट करें। तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ऑडिशन है वो अप्रूव हो सकता है, या फिर क्योंकि ये हर एक OTT प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस है कि जिस एज का कैरेक्टर है उसी एज का उनको आर्टिस्ट चाहिए। अच्छा। अगर 5 साल का भी कोई कैरेक्टर है तो उनको 5 साल का ही बच्चा चाहिए। ओके। तो सबसे पहला असाइनमेंट कौन सा था और कैसे मिला आपको, किस उम्र में मिला था? सबसे पहला असाइनमेंट तो मैं जब मुंबई आया था 18 साल की उम्र में, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट एक सीरीज थी जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म पर आई थी। मुझे तो अब नाम भी याद नहीं अच्छा। तो वही था, लेकिन मेरा जो पहला एनिमे था वो मुझे याद है, वो समर टाइम रेंडरिंग था। अच्छा, समर टाइम रेंडरिंग था। तो ऐसे ही अब उस टाइम क्या था कि ज्यादा बड़े स्टूडियोज नहीं जा पा रहा था, तो जो छोटे मोटे स्टूडियोज और जहाँ पे जिस हिसाब का काम हो रहा था तो वहीं पर ही अप्रोच किया जैसे तैसे। एक्चुअली क्या था कि मैं दिल्ली से जब मुंबई आया था तो मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स बना के आया था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ स्टूडियो के नंबर थे। जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने कुछ ऑनलाइन ऑडिशंस भी दिए थे। तो बस उस पे मैं हुकअप रहा, और फिर रैप भी करते हैं आप डबिंग के साथ साथ? हाँ, वो मेरा जो पर्सनल शौक है, क्योंकि डबिंग तो अब क्या है कि एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके अंदर मैं खुद को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता जैसे कि मैं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं साइड बाय साइड थोड़ा म्यूजिक अपनी खुशी के लिए करता हूँ। जो डबिंग कर रहे हैं उस कैरेक्टर, चलिए ललूच का कुछ सुनाइए। ठीक है, मैं ललूश का ये सुना सकता हूँ। तो ललूश का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, और उसके तो इतनी रील्स बनती है मेरी आवाज में। तो उसका एक डायलॉग है कि मैं ललूश भी ब्रिटानिया तुम सबको हुक्म देता हूँ कि अब तुम सब खुद को गोली मार लो। तो ये उसका तकिया कलाम है, ये एक उसका स्टेटमेंट है। हाँ, तो जैसे ललूच का कैरेक्टर है और क्रोम का कैरेक्टर है, दो बड़े पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, राइट? और इन दोनों का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं,
राइट? तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी आवाज़ में उस कैरेक्टर को उतार सके? It's all drawn, it's all Correct. made, right? Correct. So what makes the persona is the voice. So voice artist के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. So how do you approach in that case? साइकोलॉजी कैसे पढ़ते हैं उनकी? मोस्टली क्या होता है कि डब करते करते आदत हो जाती है पायलट को समझने की, एंड मोस्टली कई बार क्या होता है कि हम लाइन पढ़ के ही Pilot समझ क्या जाते होता है? हैं। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो पायलट ओरिजिनल ऑडियो होती है, अच्छा। चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो हिंदी हो, या फिर वो इंग्लिश हो। और जो पूरा मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, तो हमारे पास माइक होता है और ईयरफोन्स होते हैं। ईयरफोन्स के अंदर दो आवाजें आती हैं, एक पायलट और एक फोल्ड बैक। Okay. फोल्ड बैक होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आवाज मेरे पास आ रही है, और पायलट जो होता है जो ओरिजिनल ऑडियो होती है, तो वो दोनों एक साथ सिंक में आती है। और जैसे ही पायलट मैं बोलता हूँ टेक, तो पायलट शुरू होता है, और जैसे ही मुझे लिप सिंक में वैसे ही सिंक में बोलना पड़ेगा उसी टाइम पे, और लाइन जो है वो मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी खत्म करनी पड़ेगी एक एक पॉज के साथ। बिल्कुल। तो पहले लाइन पढ़ता हूँ, तो मोस्टली क्या होता है कि लाइन पढ़ के समझ आ जाता है, और एक आध बार मैं सीन देखता हूँ उससे समझ आ जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि हर कैरेक्टर, जैसे कि आपने कहा, डिफरेंट होता है ऑफ कोर्स। जैसे कि अब ललूश का जो कैरेक्टर था उस सीरीज के अंदर, वो किंग था, वो एक रेबल था, तो उसके लिए आवाज बोल्ड थी, तो वो सटल रहता था, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता था। लेकिन क्रोम का कैरेक्टर उधर वो काफी फनी है, क्योंकि वो एनिमे का ही कंसेप्ट जो है वो काफी फनी है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स science कर रहे experiments हैं, और वो जा रहे हैं अपने ट्रिप्स में, तो अलग अलग मिशंस पर जा रहे हैं। तो वो चीज देख के थोड़ा समझ में आ जाता है कि ये लाइन है। दूसरी बात क्या होता है कि हर बार ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट जो है मतलब सही तरीके से अप्रोच करे, या कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि है तो इंसानी। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर अपना एक विजन लेकर आता है, डायरेक्टर बैठता है, वो बताता है कि नहीं यार, इस लाइन को आप थोड़ा इस तरीके से मिजाज में ले सकते हैं, या इस तरीके से ले सकते हैं, तो वो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। पर लेकिन श्वेता, दर्शकों को यहाँ पर ये बता दे कि जितना मतलब अदनान इसे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है वो न जाने कितनी सारी जगहों पे दौड़ रहा है कि आप पायलट भी सुन रहे हैं, आप डायरेक्टर को भी सुन रहे हैं, आप लिप सिंक के लिए अपनी पेस, अपने मॉड्यूलेशन, पॉजेस सबको रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत मेहनत है, और आप सच में बखूबी काम कर रहे हैं। अगेन आपको बहुत बहुत काफी कम एज में आपने स्टार्ट किया। जनरली क्या होता है कि बच्चे अगर टीवी जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी एक होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं आप क्यों कर रहे हो, और आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप क्लास 8 से ही आपने शुरुआत की थी। करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि डबिंग जो फील्ड है, पहली बात तो बहुत अंडररेटेड फील्ड है, तो कोई भी पेरेंट्स इतनी इजीली से तो नहीं मानेगा कि यार आपको डबिंग करने भेज दिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, तो इसके लिए तो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो फिर भी थोड़े पेरेंट्स जो है वो समझ सकते हैं कि यार चलो सिंगिंग है तो क्लासिकल सिखा देंगे तो कर लेगा। लेकिन डबिंग की तो ना तो कोई क्लासेस है, ना कोई, अब क्या फील्ड है, कहाँ लोग हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से स्टूडियोज हैं, ये सब जब नहीं समझ में आता तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन सपोर्टिव थे कि चलो ठीक है अगर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ना एक्चुअली मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। अब जैसे अगर मैं YouTube पे कर रहा था तो मेरे YouTube पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, मेरे वीडियोस भी वायरल जा रहे थे, और मैं दिल्ली से ही मुंबई के आर्टिस्ट डायरेक्टर्स के कांटेक्ट में था, तो वहाँ से मेरे पास वॉइस नोट्स आते थे कि अदनान ये तो आपने बहुत बखूबी काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो वो मैं अपने पेरेंट्स को सुनाता था कि देखो कि ये इन्होंने ये डब किया है, ये इतने 20 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि मैं तो मोटिवेट होता ही था, पेरेंट्स भी मोटिवेट होते थे कि चलो ठीक है अगर कर रहा है। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि देखो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ाई कर लूँगा, लेकिन साइड बाय साइड मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ तो सबसे खुशकिस्मती मेरी यही है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ हैं, सपोर्ट में क्योंकि देखा जाए तो कोई भी अगर मैं पेरेंट बात करूं, एज अ फादर बात करूं, एज अ मदर बात करूं, तो कोई भी अपने बच्चे को 18 साल की उम्र में अपने से दूर तो नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर हम लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे हम वेंसडे की बात करें या फिर हम बात करें एलिस इन बॉर्डरलैंड, वंडरफुल, इट्स सो गुड, है ना? तो इसमें और एनिमे में ज्यादा मुश्किल क्या है? मोस्टली एनिमे, क्योंकि एनिमे के रिएक्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। हाँ। और एनिमे ना बहुत लाउड होता है हमेशा, हर बार। और क्या होता है कि देखिए स्टूडियो है, ठीक है, माइक है, माइक इतने सेंसिटिव होते हैं, माइक इतने महंगे महंगे होते हैं, तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इवन अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी आवाज़ जो है वो कैप्चर कर लेंगे, तो आप ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। आपको अपने आप को ऐसे बांध के रखना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ आपके इस
कोने से, सिर्फ इस माउथ से आपको सारे एक्सप्रेशंस देने, रिएक्शंस देने हैं, तो आप ज़्यादा हिल डुल भी नहीं सकते, सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते। तो एनिमे जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो लाइव एक्शन, क्योंकि लाइव एक्शन में आप एक एक्टर को इमोट कर रहे हो। बेसिकली टू बी अ वॉइस आर्टिस्ट आपको एक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सामने वाले के इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब अगर आप बोलेंगे कि यार आप हीथ लेजर का जोकर डब करो, तो मेरे को हीथ लेजर का जोकर डब करने के लिए मेरे को उसी साइकोलॉजिकल वे में जाना पड़ेगा, उसी में जाना पड़ेगा, तभी मैं उसको अच्छे से डब कर पाऊंगा। तो मोस्टली देखा जाए तो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि कैरेक्टर किस में ज्यादा मुश्किल है। एनिमे तो है ही मुश्किल डब करना, क्योंकि वो हमेशा ओवर द टॉप होता है। लेकिन अगर कैरेक्टर एनिमे में मुश्किल है या लाइव एक्शन में मुश्किल है, तो दोनों में ही अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग टास्क होते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात करें शकील, आपकी तो कौन सी होगी? मेरा तो स्पाइडरमैन ही है। क्योंकि मैं एनिमे से ज्यादा स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, क्योंकि एनिमे तो अभी लोग ऑडियंस देख रही है, पर जो थोड़ा सा ऐसे अर्ली 2000s और थोड़े वैसे हैं, तो उनके लिए तो स्पाइडरमैन और ये सारे ही वो हैं। तो स्पाइडरमैन मेरा एक रोल मॉडल भी है, और स्पाइडरमैन को डब करना भी मेरा एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, थोड़े से हमारे दर्शकों के लिए आप अगर ललूश का कोई एक लाइन या फिर क्रोम का कोई एक लाइन अगर सुना सके तो ठीक है। जो आपने खुद किए हैं, है ना? अभी तो आपने वो किया जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आप कर रहे हैं रियलिटी इस वक्त, वो भी सुनते हैं। करेक्ट। तो ललूश का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हूँ ललूश। मैं क्रोम का आपको सुनाता हूँ। तो क्रोम जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग कैरेक्टर है, उसकी आवाज़ जो है वो भी थोड़ी ग्रफी है, तो उसको डब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप लगातार उसको डब करेंगे तो आपके गले में खराश हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी ग्रफी वॉइस है। तो वो ऐसे बोलता है, हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना। क्या बात है। हॉलीवुड थिएट्रिकल की अगर हम बात करें तो आपने कराटे किड्स लेजेंड में कॉनोरका को आवाज़ दी, है ना? तो हॉलीवुड थिएट्रिकल्स का एक्सपीरियंस क्या एनिमे के एक्सपीरियंस से या फिर लाइव एक्शन के एक्सपीरियंस से बहुत अलग होता है, या लगभग एक जैसा ही रहता है एक्सपीरियंस एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट नहीं, मैं हर प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट की तरह ही लेता हूँ, चाहे वो थिएट्रिकल हो या फिर चाहे वो नॉर्मल कोई एनिमे सीरीज हो। प्रोजेक्ट होता है। बस ये मेरी एक्साइटमेंट ये थी कि खुद की आवाज़ बड़े पर्दे पे सुनना, वो मेरा एक थोड़ा सा ड्रीम था, वो पूरा हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैं न्यूट्रल हो गया। अच्छा, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपकी कई सारी ऐसी क्लिप्स हैं जो इंस्टाग्राम पे वायरल हैं, है ना? सो एज अ डबिंग आर्टिस्ट जब आप अपनी आवाज़ को वायरल होते हुए देखते हैं तो क्या होता है? खुशी तो होती ही होगी, नो डाउट, लेकिन क्या ऐसा भी लगता है कि आई हैव टू डू मच बेटर दैन दिस, या फिर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है परफॉर्मेंस का? बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें होती है। प्रेशर तो आता ही है। प्रेशर इस चीज़ का आता है कि अब जितना इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ और जितने मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों के बावजूद अगर मैं अच्छे से काम ना करूँ, और बेसिकली मेन बात यह है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उस कुर्सी पर बैठने के लिए बाहर हज़ारों लोग खड़े हैं जो रोज़ धक्का खाते हैं, रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं। तो मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो रहती ही है। तो हाँ, दिमाग में ये चीज़ तो आती है कि नहीं यार, कहीं चीज़ छूट ना जाए। और मैं ये नहीं चाहता कि सामने वाला सोचे कि यार ये तो बस हवाबाजी है, ये तो। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कैरी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहता। मैं किसी भी माध्यम से, चाहे इस इंटरव्यू हो, चाहे मेरी सोशल मीडिया की रील्स हो, इंस्टा रील्स हो, पेज हो, मैं लोगों को सही गाइड करना चाहता हूँ। मैं लोगों को ये नहीं बताना चाहता कि एक ईजी फील्ड है। मेरा ये मानना है कि मुंबई में काम की टेंशन नहीं है। काम तो कभी ना कभी अगर आप टैलेंटेड हो तो मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके लिए ना एक छोटा सा हमने चैलेंज रखा है, ठीक है? तो मान लीजिए कि जो ललूच की इंट्रोडक्टरी लाइंस है, अगर आपको ललूच की आवाज में भी, क्रोम की आवाज में भी बोलना हो और कोई एक और कैरेक्टर ले लेते हैं जी, तो तीनों कैरेक्टर्स में उसी लाइन को आपको बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो ललूच का तो नॉर्मल ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो किंग है, वो रेबल है, तो वो थोड़ी बोल्ड आवाज में बोलेगा, जैसे कि मैं ललूश ब्रिटानिया आप सबको हुक्म देता हूँ कि तुम अब सब खुद को गोली मार लो, ललूश। और क्रोम थोड़ी ग्रफी आवाज है, मैं ललूश ब्रिटानिया आप सबको हुक्म देता हूँ
कि अब तुम सब खुद को गोली मार लो। क्या बात है। और एक मैंने कैरेक्टर किया था एंजल डेविल। इसकी Angel स्टोरी Devil, हाँ, इसकी उसके बारे स्टोरी में बात बहुत कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी ऐसी है कि वो कैरेक्टर जो है उसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। तो जब वो जापानीज में जिन्होंने डब किया है वो एक फीमेल वॉइस थी पर वो है मेल। तो जब मैंने उसको डब किया था तो अब मुझे उसको एज अ फीमेल डब करना था, लेकिन वो कैरेक्टर मेल था। तो मुझे अपनी आवाज में जितना भी बेस है वो सारा रिड्यूस करके बहुत सॉफ्ट वॉइस रखनी पड़ी थी और बहुत ही मतलब विस्परिश टोन, फेमिनाइन, एग्जैक्टली उसको वैसे रखना था। तो अगर वो ऐसे बोलता तो मैं हूँ ललूश ब्रिटानिया और मैं आप सबको हुक्म देता हूँ कि अब आप सब खुद को गोली मार लो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्रोम की जो लाइन है, अगर आपको अलग अलग किस में बोलना है, इमोशंस, हाँ, इमोशंस में बोलना हो तो ठीक है। मैं आप बताइए इमोशंस। मुझे तो emotions। हाँ, सैड, सैड, Sad। ओके। मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना। क्या बात है। वेरी गुड। अगर हैप्पी मोड में अगर इसको बोल रहे हैं तो मैं लेकिन हूँ- ललूश बोल रहा है। अच्छा तो डबल है यहाँ पर आपके Okay, पास। ललूश बोल रहा है लेकिन हैप्पी मोड में क्रोम का इंट्रोडक्टरी लाइन। ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना। क्या बात वेरी है। नाइस, वेरी नाइस। और अगर यही आपको बिल्कुल स्टर्न वॉइस में बोलना है, मतलब ना दुखी है और ना ही खुश है, बस स्टर्न। मैं हूँ क्रोम और मैं हूँ साइंस का दीवाना। क्या बात है, Very, क्या very बात है, क्या बात Thank you है। so much। तो आप ऐसा भी करते हैं कभी कभार कि आप लोगों को देखें और ऑब्जर्व करें और थोड़ा उनका अंदाज, आवाज तो चलिए मैं यहाँ पर नहीं दूंगी इस चैलेंज में, लेकिन थोड़ा उनका अंदाज जो है उसको इमिटेट करके, मान लीजिए मैं ही हूँ वो कैरेक्टर, बताइए। अगर आप है कैरेक्टर तो अभी जैसे मैंने नोटिस किया आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी आप एक एंकर हैं, तो आप पहले तो आप ऐसे बैठे हुए हैं मेरे सामने और आप ऐसे बात करें कि अगर लोग दर्शकों को ये बताया जा सके कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एज अ वॉइस आर्टिस्ट क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या बात है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो जब आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर वो तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स, जैसे हमने ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात की, लेकिन कोई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके पाइपलाइन में हैं, फॉर विच यू आर रियली एक्साइटेड? पाइपलाइन में तो है ऑफ कोर्स, डब भी कर चुका हूँ, लेकिन ड्यू टू एनडीए में उनको डिस्क्लोज नहीं कर वो तो सकता। of course। बिल्कुल हाँ। हाँ, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एनिमे हो, चाहे वो थिएट्रिकल रिलीज हो, अच्छा। चाहे वो लाइव एक्शन सीरीज हो। तो यस, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये है कि एज एन आर्टिस्ट द शो मस्ट गो ऑन। तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल रहता हूँ हर चीज़ में, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं अपने दिमाग में प्रेशर बना लूँगा तो मेरे लिए ही एज एन आर्टिस्ट थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो कुछ प्रेशर नहीं है, मैं बस जाता हूँ, काम करता हूँ और बस। दूरदर्शन में बड़े सारे आइकॉनिक प्रोग्राम्स रहे हैं। सबसे आइकॉनिक प्रोग्राम जो मुझे लगता है कि जब से वो सीरियल आया अब तक सब लोग उसे याद रखते हैं, और वो है शक्तिमान। जी। शक्तिमान अगर एक एनीमे होता तो वो कैसे बात करते, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं? शक्तिमान का तो खैर कार्टून भी बन चुका है एक टाइम पे। हाँ। तो शक्तिमान का अगर एनिमे बनता तो मुझे तो एक ही लाइन याद है, ठहरो। तो ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, मेरे को बस एक ही डायलॉग याद है क्या? कि ठहरो बच्चों। थैंक यू सो Thank you मच so फॉर much। जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो शुभकामनाएं। मच। थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you। थैंक यू सो मच।